हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे करते हैं पब्लिक का पैसा हड़प। क्या करते हैं? हड़प। बहुत बेच लिया, बहुत खरीद लिया, बहुत इनविटेशन भेजे, शेयर्स इशू कर दिए, सभी प्रकार से अलग अलग कंडीशन पर कर दिए। कैसे? कॉल्स इन एरर भी आया, उसमें प्रीमियम भी आया, डिस्काउंट भी आया और सब्सक्रिप्शन भी आया, अंडर सब्सक्रिप्शन भी आया, सब कुछ आया। और उसके साथ क्या आया लास्ट में? कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर जब आता है, मतलब क्या है कॉल्स इन एरर? नॉन पेमेंट अमाउंट, ऐसा अमाउंट जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, वो कॉल्स इन एरर होता है। ये हमें पता है, हमने पढ़ लिया। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे होता है जनता का पैसा हड़प और क्यों। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सिंपली एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो ऑलरेडी आपकी बेसिक लाइफ से, आपकी जनरल लाइफ से जुड़े हुए हैं। दिन रात आप जिस ज़िंदगी में को जी रहे हो, जैसे एंजॉय कर रहे हो, जिसे महसूस कर रहे हो, और जिसके जो घटनाएं आपके साथ घट रही है, जिनको आप जानते हो, उसी का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। सपोज कीजिए आपको खरीदनी है एक गाड़ी। आपको गाड़ी खरीदनी है और मेरे पास शोरूम है गाड़ी का। अब आप आएंगे मेरे पास, जानकारी लेंगे, सारे टर्म्स और कंडीशंस पूछेंगे कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, और मुझे गाड़ी खरीदनी है तो इसके क्या क्या टर्म और कंडीशन है, क्या इसकी प्राइस है, कितना एवरेज देती है, वो A to Z उसके बारे में आपने जानकारी ले ली और मैंने दे दी। फिर प्रॉब्लम कहाँ जाती है? फंड की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम। आपके पास कितने हैं? 20,000 रुपीज़, लेकिन जो गाड़ी आपको पसंद आ रही है उसकी प्राइस है 75,000 रुपीज़। अब क्या किया जाए? काफ़ी कितना डिफरेंस है ना। क्या किया जाए? आपने अपनी कंडीशन बताई, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि एट प्रेजेंट मेरे पास 20,000 है, तो मैं ऐसा करूँगा, अभी तो मुझे गाड़ी पसंद है, मैं बाद में ले लूँगा। जब मेरे पास 75,000 मैं इन्वेस्ट कर लूँगा, अपने पास इकट्ठा कर लूँगा, तब आके गाड़ी लूँगा। तो मैंने बोला नहीं, एक और कंडीशन है। आप ऐसा कीजिए, 20,000 जो है वो डाउन पेमेंट जमा कर दीजिए, बाकी की इंस्टॉलमेंट बना लीजिए, और जैसा आप चाहे 1 साल की, 2 साल की, 10 महीने की, जैसी आपकी अर्निंग है, अर्निंग सोर्सेस है, जिस तरह से आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं उस तरह से पे कर दीजिए। गाड़ी आप आज ही ले जाइए और मालिक बन जाइए। आपको भी पसंद आ गया तो बढ़िया है, ज़रूरत भी है गाड़ी की, पसंद भी आ गई है गाड़ी। तो चलिए क्या करते हैं, अब हमने अपने टर्म और कंडीशन आपको बता दिए कि ये जो गाड़ी है ये है तो 75,000 की, लेकिन कब? जब आप इसे कैश परचेस करते हैं तब। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ 20,000 का डाउन पेमेंट जमा कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे? आप इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो ये जो 75,000 की गाड़ी है, इसका फाइल चार्ज, इंटरेस्ट वगैरह लगाकर टोटल 1 लाख रुपीज़ की हो जाएगी कंप्लीट। आपको मंजूर है? आपने बोला ठीक है, साल 1.5 साल में चुका देंगे, या जैसा भी हो, जितनी जल्दी चुका देंगे उतना जल्दी वो होगा, जैसे जैसे अर्निंग होगी वैसे वैसे चुका देंगे। आप दोनों सहमत हो गए, दोनों पार्टियाँ एग्री हो गई, और गाड़ी की फाइल्स वगैरह तैयार हो गई, कंप्लीट हो गए। आप गाड़ी ले आए आपके घर, मैंने अपने पेपर्स तैयार कर लिए। अब क्या किया? 10 महीने की आपने बना ली इंस्टॉलमेंट, 5,000 पर मंथ से। कैसे? थोड़ा सा देखते हैं। आपकी गाड़ी की प्राइस कितनी थी? 75,000। तो जो गाड़ी की जो प्राइस थी वो कितनी थी? 75,000, लेकिन आपने उस पर फाइनेंस कराया है। तो आपने फाइनेंस करवाया है तो उस पर इंटरेस्ट और फाइल चार्ज ऐड करने के बाद 75,000 की जो गाड़ी थी उसमें 25,000 और ऐड हो गया, तो उसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ हो गई। कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज़। अब इसमें आपने पेमेंट क्या किया? तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया। कितना डाउन पेमेंट कर दिया आपने? 20,000 रुपीज़, जो आपके पास था, जो आपके पास है वही तो आप जमा करोगे। तो इसमें से अपन माइनस करेंगे
डाउन पेमेंट कितना 20,000। कितना बचा रिमेनिंग अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट कितना है 80,000। आपको बता दिए 80,000 आपके ड्यू है। आप किस तरह की इंस्टॉलमेंट लेना चाहोगे, 1 साल 2 साल कैसे? तो आपने बोला 10 मंथ की बना दीजिए, 8,000 पर मंथ से पे कर देंगे। तो इधर आपकी इंस्टॉलमेंट चालू हो गई कितनी 10 मंथ की। तो 10 मंथ के कितने बनते हैं 8,000 पर मंथ, और इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ ऐड है ऑलरेडी, तो अब अलग से कुछ भी ऐड नहीं होगा। 80,000 रुपीज़ है और 10 मंथ है। ये 8,000 रुपीज़ आपका पर मंथ की इंस्टॉलमेंट आ गई। अब क्या किया आपने, 5 महीने तो बड़े आराम से भर दिया, अपना पेमेंट जमा कर दिया, अच्छे चली कंडीशन। लेकिन अचानक कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हो ही जाती है, मनुष्य है, घर में कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है। कभी जॉब चली जाती है, कभी बिजनेस डाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो 5 महीने तो आपने अपनी इंस्टॉलमेंट बड़े अच्छे से भरी, टाइम टू टाइम भरी, लेकिन जो बचे हुए 5 महीने उसमें आपकी पेमेंट जमा नहीं हो रही थी। उसकी थोड़े दिन हुआ ड्यू हुई, तो हमने आपको भेजी खबर कि आपका अमाउंट ड्यू है, आप जमा करें। लेकिन आपके पास पैसा नहीं था या कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, तो ना तो आपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया, ना आके कोई जवाब दिया, ना उसका सेटलमेंट किया। आकर सेटलमेंट भी करते तो चलो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम कर लेते, जो टाइम पीरियड 10 मंथ का उसको 2 ईयर्स के लिए हम फॉरवर्ड करते, कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट होता जब आप आते तो। लेकिन आप नहीं आए। अब क्या करेंगे, वेट करेंगे, जितना टाइम पीरियड देना रहता उतना टाइम पीरियड देंगे। उसके बाद आपकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, भाड़ में जाओ तुम। क्या करना, उठा लो गाड़ी भी, प्लस जो 5 मंथ का इंस्टॉलमेंट, प्लस जो 20,000 एडवांस जमा किया, वो सब कुछ क्या कर लेंगे हम, हड़प। क्या हो गया, हड़प। गाड़ी भी गई और पैसा भी गया। तो ये क्या हुआ, पैसा पब्लिक का कैसे होता है, पैसा हड़प। एक और समझते हैं, आपको मकान बनाना है, आपने अपने प्लाट की रजिस्ट्री बैंक में रख दी, क्या करी, बैंक ने आपको पैसा दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके लेके, और आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी। आपने 20 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट बना ली, 10 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट बना ली। जैसे ही आपको पे करने की आपकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इंस्टॉलमेंट बना ली। बैंक से डिस्कस करके सारे रूल्स रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन पहले ही वेरीफाई कर दिए जाते हैं, उसके बाद ही वो होता है। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। हमारी आदत है कि बैंक का क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। अगर बीच में हम अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या हो सकता है, उसके बेनिफिट्स है, उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो हम नहीं पढ़ते हैं, ना ही हम पूछते हैं भी है कि भविष्य में कभी ये तो 20 ईयर्स की या 10 ईयर्स की हमने इंस्टॉलमेंट, कुछ ऐसा हुआ, हमें बिजनेस प्रॉब्लम या ऐसी कोई आ गई, तो उसके लिए क्या है, हम नहीं पूछते। हमें तो पैसा मिल रहा, फटाफट मकान बनाओ, रजिस्ट्री रख दी हमने सिक्योरिटी के रूप में, काम ख़त्म। क्या किया, 10 ईयर्स की आपने इंस्टॉलमेंट बना ली, 6 ईयर तो रेगुलर आपने बहुत अच्छे से पे किया। आफ्टर 6 ईयर्स आ गई प्रॉब्लम, बता के तो आती नहीं है समस्या, कभी किसी को बता के नहीं आती। आ गई समस्या, बैंक ने आपको नोटिस भेजा कि आपकी इंस्टॉलमेंट है वो जो अभी तक रेगुलर चल रही थी अब नहीं आ रही है, क्या करना है, आप पे कीजिए। वहाँ भी आपने यही किया, क्या किया, बैंक से जाकर सेटलमेंट नहीं किया। कुछ ना कुछ तो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सेटलमेंट होता है, लेकिन नहीं, गए भी हैं तो शायद जो सेटलमेंट बैंक बता रही थी वो आपके फेवर में नहीं था, कुछ समस्या आई। अब कितने ईयर्स आपने जमा कर दिए, 6 ईयर का पैसा आपने जमा कर दिया, या 4 ईयर्स का पैसा आपने जमा कर दिया इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद बचे हुए समय में आपकी इंस्टॉलमेंट रुक गई। बैंक ने आपको नोटिस भेजा, अब तो आपकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव नहीं गया,
बैंक ने क्या किया, जब ज़्यादा समय बीत गया, जो एक टाइम पीरियड था आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो टाइम पीरियड था, जो वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो बैंक ने आपके घर पर क्या लगा दी, सील लगा दी कि ये जो मकान है अब जिस बैंक से आपने लोन लिया उसके अधीन है, आप उसके मालिक नहीं हैं। क्या किया बैंक ने, मकान भी और जो जमा किया था वो पैसा भी, दोनों क्या कर लिए बैंक ने, हड़प। कैसे होता है पब्लिक का पैसा हड़प, कैसे होता है, यही होता है। अब हम अपने मेन उद्देश्य पर आते हैं, अपने मेन चैप्टर पर आते हैं, अपने क्वेश्चन बुक में आते हैं। ये तो हमने लिए एग्जाम्पल। अब मैंने कहा हमने शेयर इशू भी कर दिए, सभी कंडीशन में किए, उसमें क्या चीज़ आई थी, कॉल्सिनर एरर। कॉल्सिनर एरर जो आया, नॉन पेमेंट था इंस्टॉलमेंट का, या तो अलॉटमेंट का, या कॉल्स का, या फर्स्ट और सेकेंड कॉल्स पे जो पेमेंट नहीं आया, वो कॉल्सिनर एरर। अब जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 3 या 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी बनाती है, हमें पता, हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे शेयर कैपिटल में। अब 3 और 4 इंस्टॉलमेंट में जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो किसी एक व्यक्ति को तो शेयर इशू नहीं करती, अलग अलग पर्सन को करती है। अब उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो तो अपना पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ 1-2 ऐसे शेयर होल्डर्स रहते हैं जो एप्लीकेशन तो पे कर देते हैं, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा देने में आनाकानी करते हैं। जिस समय शेयर इशू किए गए थे, जब हमने उन्हें शेयर हमारे सेल करे थे कंपनी ने, उस समय उस व्यक्ति ने कमिटमेंट किया था कि मैं अभी जो है एप्लीकेशन का पेमेंट आपको जमा कर रहा हूँ, उसके बाद जब जब आप पैसा मांगेंगे मैं समय से पैसा जमा कर दूंगा, और उसने कंपनी के शेयर परचेस कर लिए। अब इसका एक एग्जांपल सिंपल वे में लेते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए। इशू ऑफ शेयर कितने हो गए, ये 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर इशू किए और एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है। अमाउंट कैसे मांगी गई है, 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5 क्या हो गया, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट एंड 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये उसकी अमाउंट मांगी। अब एक शेयर होल्डर, कितने शेयर थे उसके पास, कितने शेयर होल्ड कर रखे थे उसने, कितने शेयर परचेस किए थे कंपनी से, सपोज करो 3,000 शेयर। तो कितने शेयर परचेस किए थे उसने कंपनी से, 3,000 शेयर। अ शेयर होल्डर ऑफ for 300 share were not paid allotment and first call money। क्या पेमेंट नहीं किया उसने, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। भाई मैंने तुमको शेयर इशू किए, मैंने पब्लिक को इनवाइट किया, सपोज करो कंपनी है, आपने शेयर परचेस किए। शेयर परचेस करते वक्त आपने कमिटमेंट किया था कि मैं अभी एप्लीकेशन का पैसा जो है आपको दे रहा हूँ, इसके बाद की जो भी अमाउंट रहेगी जब जब आप मुझसे मांगेंगे तब तक मैं पे कर दूँगा, जिस जिस डेट पर रहेगी। तो अब आपके और हमारे बीच में यही बात हुई थी। अब आपने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, लेकिन जब बारी आई अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की
तब आपने पेमेंट अलॉटमेंट का जमा नहीं किया। जब आपका अलॉटमेंट का पैसा जमा नहीं हुआ, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी जमा नहीं होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजती, सूचना भेजती है, इन्फॉर्म करती है कि भाई आपका अलॉटमेंट की जो ड्यू डेट ये है और शायद आप भूल गए हो और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो इसका पेमेंट आप कर दें। लेकिन आपने कोई उसकी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, किसी भी प्रकार का आपने उसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया वापस रिटर्न। आफ्टर 14 डेज कंपनी ने फिर आपको एक और नोटिस भेजा। कंपनी का रूल्स है टेबल एफ में, इसके सेक्शन में 28 से 34 तक इसको दर्शाया गया है फोरफीचर ऑफ शेयर को, कि जब कोई शेयर होल्डर शेयर परचेस करता है तो उसको शेयर होल्डरशिप मिल जाती है, उसे कंपनी की मेंबरशिप मिल जाती है। कोई भी परचेस करता है तो वो क्या हो जाता है, एक परमानेंट मेंबर हो जाता है कंपनी का। अब जब वो शेयर परचेस करता है, उसको शेयर होल्डरशिप हमने दी गई है, तो उसका कर्तव्य बनता है, वो भी हमारी कंपनी का मेंबर ही है, तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो समय समय से पेमेंट करे। बट किसी कारणवश उसने पेमेंट नहीं किया, सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने अपनी तरफ से नोटिस भेजा उसको कि आपका अलॉटमेंट की जो ड्यू डेट है वो निकल गई है, आपका पेमेंट नहीं आया है। याद दिलाया उसको नोटिस के थ्रू। आफ्टर 14 डेज़ का जो डिस्टेंस है वो रखती है कंपनी। तो आफ्टर 14 डेज़ कितने दिन, याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखने वाली चीज़ है ये। तो 14 डेज़ के बाद फिर कंपनी ने एक और नोटिस भेजा, लेकिन उस नोटिस का भी आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कंपनी क्या करेगी, फिर अब कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी ने अपनी तरफ से उसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर चुकी है। बारी आपकी थी, आपने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, आपने कोई सेटलमेंट नहीं किया, तो गलती किसकी है? डिफ़ॉल्टर कौन है, शेयर होल्डर या कंपनी? डिफ़ॉल्टर कौन है? तो डिफ़ॉल्टर कौन है? वो शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर परचेस किए हैं, वो डिफ़ॉल्टर है। गलती किसकी है? उसकी है। मिस्टेक किसने की? उसने की। तो भुगतेगा कौन? वही, कंपनी थोड़ी भुगतेगी, जिसकी गलती है वही भुगतेगा। पनिशमेंट किससे मिलेंगे? जो गलती करता है, मिस्टेक करता है। तो और कंपनी के पास ये राइट्स होते हैं दो कंडीशन में, या तो कंपनी उस शेयर होल्डर के ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकती है, कंपनी को ये राइट्स रहते हैं, पहले ही लिखे रहते हैं, टेबल एफ और टेबल ए में इनको दर्शाया गया है। और सेकंड, फर्स्ट ये है कि कंपनी कोई भी लीगल एक्शन उसके ऊपर ले सकती है, और सेकंड राइट्स कंपनी को ये रहता है कि कंपनी उन शेयर्स को फोरफीचर कर लेती है। फोरफीचर मीन्स क्या? कैंसिलेशन ऑफ शेयर को कैंसिल करना। जिस पर्सन को हमने शेयर होल्डरशिप प्रदान दी थी, जब उसने शेयर परचेस किए तो शेयर होल्डरशिप मिल गई उसे, कंपनी का मेंबर बन गया। अब उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर रहे हैं, उसके शेयर्स को कैंसिलेशन कर रहे हैं, तो फोरफीचर को कैंसिलेशन ऑफ शेयर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कैंसिलेशन मतलब काटना, कैंसिल करना। काटते किसका है? नंबर कब कटते हैं? जब आप गलती करते हो। कट कब होता है? जब आप कुछ ना कुछ गलती करते हो, मिस्टेक करते हो। तो कोल्सिन एरियर हमने पढ़ लिया है, कोल्सिन एरियर। और फोरफीचर कब होता है? किसी भी सवाल में फोरफीचर तभी होगा जब कोल्सिन एरियर होगा। विदाउट कोल्सिन एरियर के फोरफीचर हो ही नहीं सकता। जब तक गलती नहीं होगी तब तक सज़ा कहाँ से मिलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो गलती की है, डिफ़ॉल्टर निकल गया, 300 शेयर वाला जो शेयर होल्डर है हमारा, जिसके पास 300 है, वो डिफ़ॉल्टर निकल गया, गलती उसकी है, सज़ा भी वही भुगतेगा। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी ने 2 बार नोटिस भेज दिया, उसके बाद में बोला भाड़ में जाओ, मैं तेरे घर थोड़ी आऊँगा कि नहीं भैया ये शेयर तू रख और पैसे दे दे। अब कंपनी को इतना ही नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? उसके शेयर को फोरफीचर कर लेती है। फोरफीचर करना मतलब जब्त करना, अपने कब्जे में ले लाए। आपने गाड़ी का पैसा नहीं किया, गाड़ी जब्त और पैसे भी जब्त। आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया, इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट किया, तो मकान भी गया और पैसे भी गए। क्या हो गया? हड़प। अब कंपनी क्या करेगी?
जो एप्लीकेशन का पैसा जमा किया है उससे कर लेगी क्या? हड़प। सीधी सी बात, गलती आपकी है, कंपनी थोड़ी हड़प कर रही है। आपको नोटिस दिया था, सूचना दी थी, आपने कमिटमेंट किया था, दोनों पार्टियां एग्री थी, सारी टर्म और कंडीशन बताई दी गई थी, उसके बावजूद भी नहीं किया तो क्या हुआ? पैसा क्या कर लिया कंपनी ने? हड़प कर लिया। अरे बोलो तो सही, बिल्कुल बैठ गए, बोलना चाहिए ना। क्या कर लिया कंपनी ने? पैसा हड़प कर लिया। बोलते ही नहीं हो, बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे हो कि क्या बात है। ठंड जम गई तुम लोगों को, इसलिए आवाज़ नहीं निकलती। हाथ पैर के साथ मूवी बंद। यूँ अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ऐसी चटर पटर चलेगी। लड़कियों से ज़्यादा लड़के बात करते हैं आजकल। तो क्या करेगी? क्या दे दिया? 2 रुपीज़ दे दिए, 3 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए, 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। किसने नहीं दिए? एक शेयर होल्डर डिफ़ॉल्टर निकल गया, उसके पास शेयर कितने थे? 300। हमने 300 वेरीफाई किया, तो यहाँ 300 हमने अपने से ही किया है इसे। ये 300 अमाउंट निकाल लो। 600, 900 और 1500। कितना? 1500 किसका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब क्या करेगी कंपनी? इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं, जनरल एंट्री से समझ लेते हैं। अब ऐसे कैसे हम उसके शेयर को फॉरफीचर कर सकते हैं? ऐसे कैसे उसके अंशों को जब्त कर सकते हैं, उसके पैसे जब्त कर सकते हैं, जो उसकी जमा राशि है उसको? तो हमें अपनी जनरल एंट्री में उस चीज़ को शो करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक है उसकी। तो जो नहीं दिया है वो शो कर दो, क्या क्या नहीं पेमेंट किया उसने। तो नॉन पेमेंट की जो है वो लिख दो। तो सबसे पहले तो मैंने 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख दिया। फॉरफिटेड में क्या आएगा? जो पैसा उसने जमा कर दिया वही तो उससे जब्त करोगे। जो नहीं दिया उसके घर में से तो निकाल के लेके आ नहीं सकते, नहीं ला सकते ना। तो जो जमा है वो आपका फॉरफिटेड है। तो फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ है 600 है, 600 हमें रिसीव हुआ है तो 600 ही फॉरफिटेड आएगा। और कॉल्स इन एरियर क्या क्या है? ये 3 रुपीज़ से अलॉटमेंट के और 5 रुपीज़ से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो यहाँ रीज़न लिख देते हैं कि ये शेयर फॉरफीचर क्यों किए जा रहे हैं। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अलॉट देखिए, शेयर की प्राइस कितनी? 10 रुपीज़। अब देखिए, शेयर कैपिटल की जो जनरल एंट्री है वो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ लिख तो दी, लेकिन आपको बताना है कि क्या होता है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस समय शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? मतलब शेयर बेच रहे हैं, जब बेच रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लगा के क्रेडिट करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? अपोजिट वर्क कर रहे हैं। उन शेयर्स को जिनको हमने सेल किया था शेयर होल्डर को, उसे जब्त कर रहे हैं, उसे फॉरफीचर कर रहे हैं, उन्हें कैंसिल कर रहे हैं। उससे नहीं रहेगी मेंबरशिप, उससे छीनी जा रही है हमारी कंपनी की। तो क्या होगा? जब इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अभी फॉरफीचर करेंगे तो जस्ट अपोजिट वर्क हो रहा है, तो एंट्री भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री आएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल कितने का? शेयर की प्राइस कितनी? ₹10। वो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर, उसके पास शेयर कितने हैं? 300। अब 10,000 में से 9,700 मेंबर ने पेमेंट कर दिया है। सिर्फ एक पर्सन ही है जिसके पास 300 शेयर है, उस वही डिफ़ॉल्टर निकला है। तो बाकी 9,700 को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उनसे थोड़ी तुमने क्या, उन्हें फॉरफीचर थोड़ी करेंगे। फॉरफीचर किसका करेंगे? काटेंगे किसका? जिसने गलती की है। कटेगा किसका? जिसने गलती की, जिसने मिस्टेक की, जिसने एरर की। तो एरर किसने की? एक शेयर होल्डर ने। तो उसके पास कितने शेयर थे? 300। तो उसके 300 शेयर ही हम फॉरफीचर करेंगे, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन किस पर होगा? डिफ़ॉल्टर जो शेयर होल्डर है उसके कितने शेयर हैं
उतने शेयर पर होगा, और एक शेयर की प्राइस तो 10 रुपीज़ है। तो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 300 शेयर, और एक शेयर की प्राइस कितनी थी ₹10। पार वाला है 3000 रुपीज़ आ गए। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट के 900 और इसके 1500, तो ये अलॉटमेंट के 900 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 1500, 900 और 1500 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 2400। तो 3000 में से 2400 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 600। वैसे हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो पेमेंट हो चुका है, पेमेंट रिसीव हो गया 600, वो हमारा वैसे भी फोर फीचर अमाउंट वही होगा। मैंने बोला ना, जो पेमेंट हमें रिसीव हो गया वही तो फोर फीचर करेंगे, उसे तो काटेंगे, उसे तो जब्त करेंगे, वही रुपया। तो जो रिसीव अमाउंट है वही आपका फोर फीचर रहता है। तो रिसीव कितना हो गया 600, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना आ जाएगा 600। इन सब का टोटल करेंगे 3000 रुपीज़ डेबिट में और 3000 रुपीज़ क्रेडिट में, ये हो गया। बिंग 300 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ये इसका नरेशन बिंग लगा के क्या लिखेंगे, नरेशन कॉपी में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर परेशान नहीं होना है हमें। तो क्या करना है ये समझा। तो हमने क्या समझा, आपने फॉरफिटेड ऑफ शेयर, अंशों की जब्ती, अंशों को कंपनी ने क्या कर लिया, हड़प, आपके पैसे को हड़प कर लिया, पब्लिक के पैसे को हड़प कर लिया। क्यों कर लिया, डिफॉल्टर थे ना, गलती में थे, मिस्टेक थी, इसलिए हो गया। सेटलमेंट के लिए भी नहीं आए। चलिए अब हम बुक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये तो हमने समझ ही लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि फॉरफिटर मीन्स क्या होता है। फॉरफीचर कब किया जाता है किसी का, जब कोई व्यक्ति, सारे नहीं, कोई एक व्यक्ति जिसने शेयर परचेस किए हैं और वो उसमें उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनी है उसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट को पे कर देता है और कुछ नॉन पेमेंट रहती है। तो जो नॉन पेमेंट अमाउंट होती है, जिन अमाउंट को देने में वो फेल्ड हो जाता है, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, या ही कुड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी, कुछ भी हो सकता है। जो क्वेश्चन में देंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 फीचर स्टार्ट हो रहा है अपना 33। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन होंगे 4 फीचर में, 4 फीचर वाले। एक तो एट पार, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा मन से बनाया था सवाल, किसी बुक का नहीं है ये, सपोज करके हमने अमाउंट और ये ले लिया था सारा रुपीज़ से, और आप भी बना सकते हो। ऐसे कितने ही क्वेश्चन बना के आप सोल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है 4 फीचर। 4 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन, और 4 फीचर एंड रेशियो तो 5 मार्क्स में आता है। 100% 4 फीचर वाला आता ही आता है। तो अब करेंगे बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, बुक में जो दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। तो अब बुक के अकॉर्डिंग सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू हो रहे हैं, जीपीएच की 8.90, क्या 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर ऑफ शेयर समझ लिया हमने, एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के थ्रू खुद से सेल्फ बना के हमने कर लिया। अब 33 है वो जो सेम किसके जैसा है, जो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, सेम वही का वही है। तो 33 और 35 आपका होमवर्क है, 34 मैं करवा रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल दोनों सेम है और बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। मिस्टर अवधेश हैड परचेज 500 इक्विटी शेयर। तो मिस्टर अवधेश ने कितने शेयर परचेज किए हैं, 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 ईच। तो कितने शेयर परचेज किए मिस्टर अवधेश ने, 500, ठीक है, ऑफ नीलम लिमिटेड, किससे, नीलेश लिमिटेड से। किससे परचेज किए, नीलेश लिमिटेड से। तो हमें तो नाम से कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। अभी आगे बोल रहे हैं, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल। तो वही अमाउंट भी वैसे ही सेम आ रहा है, 3 to 5, जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था सेम, इस तरह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ये भी सेम ही हो गया। इसने भी क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट है नहीं किया, तो कंपनी ने क्या कर लिया,
नोटिस देने के बाद, सूचना देने के बाद जब टाइम पीरियड समाप्त हो गया तो क्या हो गया, फोरफीचर हो गया। उसने नहीं दिया तो क्या बोल रही है मनी, एंड देयरफॉर द कंपनी फोरफिटेड हिज शेयर, मेक नेसेसरी इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ मिस्टर अवधेश है, उन्होंने 500 शेयर परचेज किए हैं और उन्होंने क्या क्या पेमेंट नहीं किया है, नॉन पेमेंट अमाउंट क्या है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो इशू ऑफ शेयर कितने किए थे हमने मिस्टर अवधेश को, 500 शेयर इशू किए थे। एक शेयर की प्राइस कितनी, 10 ईच। 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट एंड 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मिस्टर अवधेश ने क्या दे दिया, ओनली एप्लीकेशन, ये पेमेंट आ गया, ये नहीं दिया अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 चीज़ें नहीं दी उन्होंने, हमें पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्टर निकल गए। तो जो आया वो क्या कर लेंगे, फोरफीचर। तो फोरफीचर का अमाउंट तो यही आ गया, 1000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आया, 2 5 जा 10, 1000। और जो हम पैसा हमारे पास आ गया वही तो फोरफीचर में आएगा। दूसरे तरीके से भी बताते हैं कैसे आ सकता है, एक और तरीके से भी करेंगे माइनस करके। जो नहीं दिया वो लिख दो। तो सबसे तो पहले 2 शेयर फोरफिटेड लिख दो या बाद में लिख दो, ये लास्ट में भी लिखा जा सकता है और फर्स्ट भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जो लिखा है उसका अमाउंट उसके सामने शो करना है। तो 2 शेयर फोरफिटेड अभी नहीं लिखा, कितने क्या नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के रुपए 1500, तो ये अलॉटमेंट मैंने यहाँ लिखा है, उसके सामने 1500 लिख दिया मैंने। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2500 लिख दिया, जो अमाउंट था उससे टेबल बना ही ली। इशू शेयर कितने किए, 500, एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़, 5, तो शेयर कैपिटल कितना बना अपना 5000, 5 इंटू 10, 500 इंटू 10, तो हमारा शेयर कैपिटल कितना बना 5000। अब देखिए मैंने बोला आंसर तो पहले ही आ गया, वहाँ टेबल बना ली तो 1000 रुपीज़। एक और तरीका है, 25 एंड 1500 दोनों को प्लस करेंगे तो 4000, 5000 में से 4000 माइनस कर दो 1000, ऐसे भी माइनस करोगे तो फोरफिटेड अमाउंट 1000 आएगा, और जो रिसीव हो गया है उससे भी आप ले लोगे तो भी वही आएगा, अमाउंट सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो फोरफिटेड अमाउंट कितना आ गया 1000 रुपीज़। बस टोटल कर लो दोनों का, इक्वल 5000 5000। टोटल करने के बाद ड्राइंग लाइन नहीं भूलना है, क्या लिखेंगे, नरेशन, बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ओनली कॉल्स कर देते, यहाँ अलॉटमेंट भी पेमेंट कर देते, तो अलॉटमेंट और दोनों के पैसे हम 2500 हमारा फोरफिटेड आ जाता, लेकिन यहाँ अलॉटमेंट भी पेमेंट नहीं किया, जो पेमेंट रिसीव हो जाता है वही फोरफिटेड अमाउंट रहता है। आंसर आपको टेबल बना, हर एक क्वेश्चन को मैंने टेबल बना के सीखा है इसीलिए, ताकि अब डिफ़ॉल्टर एक ही व्यक्ति, इसी ने सारे परचेस किए, अदर दूसरा एक्स्ट्रा शेयर नहीं दिए क्वेश्चन में, तो उतने दिए। बाकी क्वेश्चन में आगे दिया रहता है कि अ शेयर होल्डर, या उसका नाम दिया जाता है राजेश, मनोज वगैरह कुछ भी, उसके पास इतने शेयर थे, ही फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नहीं दिया तो क्या दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया और एप्लीकेशन दे दिया। बस टेबल बना के अमाउंट निकाल लो, जो दे दिया उस पर राइट लगाओ, जो नहीं दिया उस पर क्रॉस लगाओ, जो नहीं दिया वो लिख दो, कारण लिखो, कारण बताओ, कारण बताना जरूरी है, बिना कारण के नहीं करेंगे। तो यहाँ कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स फोरफीचर कर रही है, जब्त कर रही है। कैंसिलेशन, फोरफीचर को एक और वर्ड से पहचाना जाता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, शेयर को कैंसिल करना। जो मैम शेयर होल्डरशिप हमने दे दी थी हमारे शेयर होल्डर को, वो कैंसिल कर रहे हैं, कारण कॉल्सन एरर। कॉल्सन एरर के बिना तो फोरफीचर हो ही नहीं सकता, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कॉल्सन एरर के जो सवाल किए थे वो सिंपल वे में थे, यहाँ फोरफीचर है तो फोरफीचर तभी होगा जब कॉल्सन एरर होगा। और कॉल्सन एरर का मतलब क्या होता है, नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट किन किन चीज़ों का पेमेंट नहीं आया वो उसके अकॉर्डिंग। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कुछ डाउट्स हैं तो अभी तो इस पर प्रीमियम, ये तो 8 पार ही किया है, इस पर प्रीमियम भी है, डिस्काउंट भी है, वो भी करना है हमें। फोरफीचर में प्रीमियम और डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम लोग अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद में रीइश्यू करेंगे।
और आपका होमवर्क है, ध्यान देना, होमवर्क कोई भी नहीं कर रहा है और होमवर्क नहीं करोगे तो नंबर काट लूँगी मैं प्रोजेक्ट में सीधे सीधे, वो मेरे ही हाथ में है, और एग्ज़ाम में भी। तो होमवर्क करो और मुंह खोलो, गूंगे बन के मत बैठो, यूँ बहुत बड़बड़ करते हो सबके साथ। चलिए 33 एंड 35 आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही होगा, नहीं हो तो भी आप बता देना, उसे समझा देंगे, वैसे सेम है। अब रीइशू भी करेंगे तो पहले फॉरफिटर ही करेंगे और उसके बाद ही रीइशू करेंगे, क्योंकि पहले जब्त करेंगे और वो फिर किसी और को, चलो उसको उसी में समझेंगे, अभी क्यों दिमाग लगा रहे। ठीक है, बढ़िया से करो, आनंद लो ठंड का भी और परीक्षा का भी। पेपर में आ चुका है, रिटन एग्ज़ाम होगी, इसलिए बेफिक्रे होकर बैठो मत। ओपन एग्ज़ाम भी हुई तो पता तो होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है और वो चैप्टर है कौन सा, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस यूनिट का है, वो भी तो पता होना चाहिए। वैसे आ गया फाइनल आपका डिसीजन कि कोई ओपन एग्ज़ाम नहीं होगी, आपकी बुक के द्वारा देख के आप नहीं लिखोगे। 30 मार्क्स के कर दिए आपके ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स उसमें बढ़ा दिए है सरल करने के लिए, 20 मार्क्स का आपका हो गया प्रोजेक्ट, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल। करो तैयारी अच्छे से। अब अपने पास क्या बचा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल लास्ट में आपकी एग्ज़ाम है, थोड़ा सा समय बढ़ा दिया है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। चलिए करिए।